Good morning, my dears. This is me, Rajesh Dixit, and I am going to tell you about the दो चर वाले रैखिक समीकरण, वेरिएबल्स ऑफ द टू. इसमें बात जान लीजिए लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन माने रैखिक समीकरण ऑफ टू वेरिएबल. अभी मैं आज इसको पूरा आइडेंटिफाई करूँगा. यह टॉपिक मैं वीडियो के माध्यम से, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से कापी पर मैंने स्टूडेंट को अप्लीमेंट करा दिया. मुझे समझ में आया कि जब स्टूडेंट से पास टाइम गुजर जाएगा, वो वीडियो जब रीड हो जाएंगे, तो फिर वीडियो को कैसे ऑक्यूपाई करेंगे, कैसे दोबारा लर्न करेंगे, ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बढ़ेगी, सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन आएगा. तो इसको मैंने मैनेज करने के लिए मैंने क्या किया, जितने भी टॉपिक मैं पहले पढ़ा चुका था उन सभी टॉपिक्स को मैं दोबारा फिर नोट कर देता हूँ वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल से. आप कभी भी कहीं भी किसी भी समय आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ज्ञान पैदा कर सकते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन टू व्हाट वो एवरी स्टेप विच आई से यू कैन अंडरस्टैंड बाय वन. ओके, देखिए क्या बात है. दो चर आप जानते हैं. यहाँ दो का मतलब आप जानते हैं दो होता है. चर माने अननोन नंबर, वे संख्याएं जिनका अपना मान निहित नहीं होता है, जिन्हें हम प्रतीकात्मक मानते हैं. प्रतीक किसी चीज का, उन्हें हम चर कहते हैं. प्रतीकात्मक में एक्स, वाई और जेड. मेनली जो शब्द का प्रयोग किया जाता है एक्स, वाई और जेड. तीन वर्ड है. तीन वर्ड का मैं प्रयोग करता हूँ. एक्स का मैं प्रयोग करता हूँ, वाई का मैं प्रयोग करता हूँ और मैं जेड का प्रयोग करता हूँ. ये हमारी प्रतीकात्मक कहलाते हैं, एक्स, वाई, जेड. इन्हें चर कहते हैं. माय डियर स्टूडेंट, अगर हमें कोई भी अक्षर लिखना है, ए एक्स लिखा होता है, तो ए जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल अक्षर के लिए आता है. अक्षर मीन्स होता है नंबर. एक नंबर से अनंत तक जाने वाली प्रत्येक संख्या अपना एक निहित मान होती है. मैं अगर बात करता हूँ पेन, तो ये आपको दिख रहा है एक पेन मार्कर. दिस वन इज अ 2 1. ये अगर हम बात करते हैं तो ये 4 नंबर है. तो 4 नंबर की हम बात करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट आप देखिए इसके नंबर 4 है. अगर करेंगे तो वो एक कोई नंबर आ रहा 4. अगर सेम नंबर की बात हम इनकी ड्रॉपलेट्स, इंक ड्रॉपलेट जो है उनकी बात करते हैं तो इनका भी नंबर सेम है. इसका तात्पर्य क्या कहलाया कि हमारे जो अंक होते हैं वह अंक को स्थायी अंक के लिए एक प्रदर्शित ABC प्रदर्शित किया जाता है. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आता है चर और अचर. अचर माने होती है संख्याएं, चर माने होते हैं अननोन नंबर, माने जिन्हें हमारा ज्ञात ना करें, मतलब प्रतीकात्मक. ये कह लीजिए प्रतीकात्मक. कुछ शब्द होते हैं प्रतीकात्मक में एक्स, वाई, जेड कॉमन. सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड द एक्स. सेकेंड मन पे वाई और फिर थर्ड वन. नहीं मतलब 80-85% तक इसी एक्स का यूज करते हैं हम लोग चर के रूप में. बाकी में हम लोग यूज वाई और जेड का कभी कभार करते हैं. जेड का बहुत ही ना के बराबर आता है. 1 या 2% में, 10-12% में मैंने देखा है, 13% में मान ली वाई का और 2% में जेड का. संख्या होती है 1 2 3 4 10 101 से लेकर के n तक जाने वाली. n माने अनंत तक. वो सब संख्याएं हमारी कहलाती अचर, अचर पद कहलाते. अगर इन संख्याओं को कभी प्रतीकात्मक की जरूरत पड़ती है तो उन्हें a, b और c से प्रतीकात्मक बनाया जाता है, ना कि x, y, z से. जान लीजिए अगर कहीं लिखा है हमारा ax, तो मतलब x क्या है, चर है, और a क्या है, अचर राशि है. ये बात आप हमेशा जान लीजिए. a अचर राशि है और x जो है वो चर राशि है. जब भी प्रतीकात्मक कहा जाता है. अगर मैंने बताया द्विघात समीकरण का मान रूप होता है ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c बराबर 0. तो a क्या है, चर है, अचर है, सॉरी. ये वाला पद क्या है, अचर है, प्रतीकात्मक. ये वाला पद क्या है, अचर है. और आपका ये वाला पद क्या है, चर है स्क्वायर में, और ये वाला भी आपका क्या है, चर है. माय डियर स्टूडेंट, जब भी मैं बात करता हूँ, मैं आपको इस टॉपिक में लिखने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ आप लिख सकते हैं चर क्या कहलाती. चर क्या कहलाती, वे संख्याएं या वे प्रतीकात्मक अंग्रेजी के लेटर जो एक्स वाई जेड होते, प्राय एक्स वाई जेड होते, जिनका अपना मन स्थायी या निहित नहीं होता है, वह चर कहलाते हैं. दूसरी अचर वह संख्याएं जो 1 से लेके अनंत तक जाने वाली. 1 माने अब माइनस से लेके माइनस से लेके प्लस माइनस ऐसा भी लिख सकते हैं. 1 से लेके 0 को नंबर होता है. आपको ये मालूम प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेके अनंत तक. जो इसमें प्राकृतिक संख्या में 0 जुड़ जाता है तो वो कहलाता है पूर्ण संख्या, दैट इज कॉल्ड द होल नंबर. तो माय डियर स्टूडेंट, वही बात कहता हूँ, 1 से लेकर के प्लस माइनस n तक धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, वह सभी संख्या कहलाती है अचर कहलाती है.
है ना, वेरिएबल है ना, वेरिएबल करते हैं, वेरिएबल माने वेरी करने वाला एक्स वाई, इनके लिए प्रतीकात्मक आपके ए से लेके जेड तक 26 लेटर होते हैं। पहले 3 अक्षर ए बी सी ये कहलाते हैं हमारे अचर के लिए प्रतीकात्मक है, और लास्ट वाले जो अक्षर है एक्स वाई जेड वो है आपकी अचर संख्या, चर संख्या, वो चर संख्या मतलब नो नंबर्स के लिए है, ठीक। और यहाँ पे ए बी सी है नो नंबर जिन्हें हम जानते हैं 1 से लेकर के प्लस माइनस इनके लिए ये जान लीजिए, इस पर समझ में आपको आ गया होगा। दूसरा रैखिक समीकरण क्या कहलाता है, ये हमने आपको बता दिया, आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब आता है दो चर वाले, मतलब इसमें हमें चर दो चाहिए। प्रत्येक समीकरण में रैखिक माने क्या होता है, वह समीकरण जिसकी एक रेखा खिंच, जैसा आपका ग्राफ कहलाता है। ग्राफ पे मैं अभी बता चुका हूँ आपको इसके माध्यम से, तो आपको मैंने बताया था कौन सा एक्स निर्देशांक जानती में, वो वीडियो पहले आ चुके थे, क्योंकि वो मैं क्लासरूम में समय स्टडी करा रहा हूँ, और उसी का सीधा मैं वीडियो का यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मैं पहले आ चुका था। तो आपकी मैं बताऊँ ए एक्स है, दूसरा कहलाता एक्स डैश, ए वाई, दूसरा कहलाता वाई डैश। तो ये आपके होते हैं जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बिंदु होता है, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों अक्ष आकर के मिलते हैं, उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इसको अगर निर्देशांक कहा जाए तो 0, 0 कहा जाता है, या एक्स वाई भी कहा जाता है। एक्स अक्ष, वाई क्या कहलाती है, कोटि, एक्स को भुज, वाई को कोटि कहते हैं, जैसा कि आपको ज्ञात इसके नामांकन से समझ में। अब अगर वह समीकरण जिस समीकरण को खींचने पर, मतलब जिस समीकरण को ग्राफ पर निरूपित करने पर उसकी रेखा एक रेखा में आ जाए, एक रेखा में खिंच जाए, उसको कहते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक माने रेखा, या समझे रेखा, रैखिक समीकरण माने किसी एक या एक दो, एक है, जैसे मालूम है कहा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर एक्स के अधिकतम आपको किए दो, इसके आपके मान आएंगे दो आएंगे। हमने क्या है इसके 3 घात है, 5x प्लस 6 बराबर जो एक्स के यहाँ पे मान आएंगे 1 2 3, 0 नहीं लिख रहा मैं, मान की बात कर रहा हूँ, मैं मान 0 नहीं, मैं मान, इसमें 3 मान आएंगे, क्योंकि एक्स के अधिकतम घात जितनी होगी उतने ही उसके मूल या उसके मान या उसका फल कहलाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम इसकी बात की है, दो घात की बात नहीं करते, लेकिन हम बात करते हैं 6x प्लस 5 बराबर 0। अगर इस जो आपको समीकरण दिखाई दे रहा है, जब किसी भी मान के मान 0 के बराबर होता है, या किसी एक मान के लिए जब बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होता है, उसे हम समीकरण कहते हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ या नहीं बताऊँ तो स्पष्ट है, क्योंकि पहले मैंने यूट्यूब चैनल पर नहीं बताया था, मैंने काफी में बताया था, तो आप जान लीजिए आपके लिए नया। किसी एक मान के लिए बाएं पक्ष देखिए समीकरण और समीकरण देखिए आप जान लीजिए, एक होता है समीकरण, दूसरी होती सर्व समीकरण। क्या होता माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा 6x प्लस 5y बराबर 0, ये देखिए यहाँ पे दो किसने बताया था, मैं 2 लिख दिया, ये आप कह देंगे 6x प्लस y बराबर 0, 3x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0। किसी भी एक मान के लिए जब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर, मतलब अगर मान रखेंगे तो एक मान के लिए बराबर आ जाएगा, ये बात जानिए। या आपका अगर ये बहुपद कहलाता है, उसको हम यहाँ पे 0 ले लेंगे तो बहुपद, ये समीकरण नहीं, ये बहुपद दूसरी बात, क्योंकि अधिकतम भाग 2 है, लेकिन जो ही मान 0 के बराबर होता है तो यह क्या रहा समीकरण किसी एक मान के लिए बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो तो समीकरण, दो पक्ष होना ही चाहिए। अगर पक्ष नहीं होगा तो वो बहुपद कहलाएगा, ना कि समीकरण। बहुपद बहुत सारे पद हैं, 2 या 2 से अधिक पद हो जाते हैं बहुपद कहलाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, किसी एक मान के लिए जब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होता है तो वो समीकरण कहलाता है। और जब अनंत मान के लिए हमने कहा a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बहुत सारे होते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab, a क्यूब b क्यूब होता है, a प्लस b की होल क्यूब होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये सब कहलाते हैं सर्व समीकरण। प्रत्येक मान के लिए बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होता है। अगर आप यहाँ पे 1 2 का मान रख दो, इसका जो आया होगा उत्तर, तो 1 2 मान रखने पर जो आया होगा उत्तर बराबर होगा, 4 6 रख दो तो भी बराबर आएगा, 9 10 रख दो तो भी, मतलब a और b का कोई भी आप मान लें, प्रत्येक मान के लिए सर्व समीकरण में बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होता है, यह कहलाती सर्व समीकरण। अगर हम इसको एक सेट कर देते हैं 3x प्लस 5y बराबर मैंने 7 कर दिया, इसका मतलब क्या है, पर्टिकुलर जब मान x y का रखेंगे तभी यह मान 7 के बराबर आएगा।
अगर इसकी जगह हम कोई और दूसरा मान रखते हैं तो यह पक्ष बराबर नहीं आएगा। ये बात आपको समझना होगा। तो प्रत्येक मान के लिए बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो तो वो समीकरण कहलाता है, और केवल एक या एक मान अधिकतम सिर्फ एक ही मान के लिए तो कहलाता है। तो माय डियर स्टूडेंट समझ गए होंगे कि समीकरण क्या कहलाता है आपका। अब आपकी पूरी बात को मैंने एक एक स्पष्ट कर दी। अब हम इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। दो माने होता है, दो चर माने होते हैं अज्ञात संख्याएं, बाले माने आप जानते हैं, बाले माने उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन किया है, रेखिक माने जिसका एक रेखा में समीकरण को खींचा जा सके। तो आपको क्या होता है, इसका मानक पैमाना होता है x बाई a1x प्लस b1 बाई इक्वल टू c1 a2x प्लस b2y बराबर c2। जी आपकी बोर्ड पर दिखाई दे रही यह मानक रूप कहलाता है। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये चीज कह रहा है। इसे मानक रूप कहते हैं किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को। इसी समीकरण को दूसरे शब्दों में 6-7-8 में आपने पढ़ा होगा युगपद समीकरण, इनको युगपद के नाम से भी पहचाना जाए। ध्यान दीजिए, इनको अगर कॉमन नाम में वन वर्ड के बारे में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इन सब चूंकि इसको रैखिक के रूप में माना गया है, इसको युगपद समीकरण भी कहते हैं। लेकिन चूंकि इसमें रैखिक समीकरण का प्रयोग किया गया, रेखा बनाई गई, रेखा के बारे में विचार विमर्श किया गया, तो इसको रेखा को लेकर समझते हैं। लेकिन ये उसी का एक हिस्सा बदला हुआ रूप या रूपांतरित रूप या बदला हुआ वस्तु है। आइए पता उत्पत्ति कैसे हुई। मेरा एक विद्यार्थी था, मैंने उससे कहा राम तुम बाजार जाकर 5 पेन, 2 पेंसिल लेकर दूसरा विद्यार्थी था श्याम, तुम बाजार जाकर 10 पेन और 5 पेंसिल लेकर आगे फिर जब दोनों ने आके मुझे बताया तो उनके रेट क्या थे, आइए इन्होंने 29 रुपये खर्च किए, इन्होंने कितना किया 60। आइए मैं पूरी बात नहीं, मैंने राम से कहा तुम जाओ बाजार जाकर के 5 पेन और 2 पेंसिल लाओ। राम बाजार गए, जाने के बाद उन्होंने कहा भाई 5 पेन दीजिए 2 पेंसिल दीजिए। सामने वाले ने 5 पेन 2 पेंसिल दे दिया। उन्होंने पूछा पैसा कितना, तो उन्होंने कहा कि 29 रुपये। 10-10 के 3 नोट दिए, 1 रुपये वापस लिया, टॉफ़ी खाते हुए टॉफ़ी लेते हुए वापस लिया। अब गुरुजी कंफ्यूज, बोले सर हमारे पास आए, हमने पूछा भाई क्या बात है, पेंसिल लिया, बोले सर ये पेंसिल और पेन आपने 30 दिया था सर, एक की मैं टॉफ़ी खाया 29 रुपये दिया, चलो रख लिया। अब मैं कंफ्यूज कि आखिर एक पेन और एक पेंसिल आई कितने की। अब मैंने कहा कि अगर मैं किसी स्टूडेंट से कहता हूँ कि भाई आप जाके पता कराइए कि पेन और पेंसिल कैसे आई, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। मैंने कौन सी दुकान से लाए, तो उन्होंने कहा फलानी वाली दुकान से लाए, मुरारी 5 चौक की, या बीरेश जैन की, या दिनेश साहू की। ठीक भाई, अब आप दूसरे स्टूडेंट को मैंने दिया पैसा 100 का। मैंने कहा आप जाइए, आप जाके 10 पेन और 5 पेंसिल लेते हैं। वो विद्यार्थी जाता है, वो जाकर के 10 पेन लेता है और 5 पेंसिल लेता है। उन्होंने कहा कितना, उन्होंने कहा 60 रुपया। वो 60 रुपया लेके आता। मैंने सोचा कि चलो ये स्टूडेंट तो होनहार है, ये ज़रूर पता करके लाएगा कि एक पेन और एक पेंसिल कितने किया। उसने भी वही गलती की जो पहले वाले ने गलती की। वो गलती क्या की, उसने भी कितने लिए 10 पेन और 5 पेंसिल, और पैसा कितना दिया 60 रुपये। सामने वाले ने पहले वाले ने कितना दिया था 29 रुपया। अब मेरे लिए एक कंपटीशन की बात हो गई कि अब मुझे इसका आंसर निकालना था कि एक पेन और एक पेंसिल कितने। थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ,
थोड़ी देर के लिए मैं आइडेंटिफाई कर लूँ दैट पेन इज जस्ट लाइक एस एंड पेंसिल इज वाई, तो मैं कहूँगा 5x प्लस 2y, 5 पेन धन 2 पेंसिल का मूल 29 रुपये। उसी प्रकार से 10 पेन 10x प्लस 5y का हमने जो दूसरे स्टूडेंट ने चुकाया वो चुकाया 60। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आप तो सोचिए कहाँ से इसकी उत्पत्ति। दैनिक जीवन में दो चर वाले वेरिएबल्स का प्रयोग है। मैथमेटिक्स एक ऐसी, मैथमेटिक्स से क्या मिलता है? शार्पनेस ऑफ योर माइंड। अगर दिमाग को तेज करना है तो मैथमेटिक्स पर ध्यान देना शुरू कर दो। अगर मैथ एक के साथ है सब सद है, वो सबके साथ है सब जाएं, मतलब क्या कहला रहा है कि मान लो सपोज दैट मैं, मेरे अध्यापक बंधु, मेरे वार्डन पीटीआई सब लोग आपके यहाँ पहुँचे, मैं उनमें सबसे बड़ा हूँ टीचर, बड़े सर के नाम से। अब आप 2 3 4 चेयर लाए, आपने कहा वार्डन जी आप बैठ जाइए, पीटीआई जी आप भी जाइए, टीचर जो जूनियर थे आप बैठ जाइए, ड्राइवर साहब आप बैठ जाइए, 4 व्हीलर से मैं क्या था और मुझे आपने बैठा लिया, मुझे बैठा दिया, 2 4 को नहीं बैठा ला, तो 2 4 में से वे कहेंगे आप को आपने क्यों बैठा लिया, हमें क्यों नहीं बैठा ला। तो सबके साधने से डिस्टर्बेंस आ गई और आपके पास एक चेयर थी, पर्याप्त चेयर नहीं थी, आप जाकर के केवल एक चेयर डाल दी मेरे लिए, तो मुझे बैठा दी। मैं कहता ठीक, बाकी चाहे 5 मिनट खड़े रहते, सबको देने बैठाना सबको है, मैं यहाँ को ये नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपने मुझे जो साधा तो हमारे सब सद गए। आपने अक्सर कार्ड लिखा, कार्ड लिखने पर क्या करते हैं कि आप लोग कार्ड जब लेके जाते हैं तो कार्ड जब किसी को देते हैं तो उसमें उसके बड़े बुजुर्ग जो घर का मुखिया उसका नाम लिखा जाता है, ना कि सभी। मुखिया का नाम लिख दिया तो सभी लोगों को ही कार्ड हो गया, इसका तात्पर्य है। लेकिन अगर आपने उसके लड़के का नाम लिख दिया, मुखिया के बेटा, बेटा का भी बेटा, अर्थात 3 पीढ़ी, लड़के का नाम लिख दिया, लड़के के पिताजी का नाम नहीं लिखा और लड़के के दादाजी का नाम लिखा, 3 पीढ़ी थी। ऐसे स्थिति में केवल लड़का ही जाएगा, आपके ना तो पिताजी जाएंगे लड़के के, ना पिताजी के पिताजी मानी दादाजी के। और अगर दादाजी का नाम लेंगे तो हो सकता है 3 लोग चले जाएं, सपरिवार लिख दे तो सभी लोग चले जाएं। तो माय डियर स्टूडेंट मैं क्या कह रहा हूँ कि एक के साथ सब सद एक नहीं से मैथमेटिक्स ब्रेन को अगर तेज करना है तो मैथ में दिमाग बहुत लगता है। और मैं पहले बता चुका हूं कि मैथ कठिन नहीं है, कठिन है मैथ का पहला सवाल। पहला सवाल सबसे बड़ा कठिन है। अगर मैथ पढ़नी है तो पूरे सवाल मत पढ़ो, सबसे पहला सवाल आपका सबसे छोटा होता है। या टीचर जितने भी सवाल पढ़ा रहा सपोजर में इसी को मान, उसमें से सबसे छोटे सवाल को पढ़ो, उसको इतने बार पढ़ो कि वो सवाल मौखिक आपको आ जाए। जो ही आपको मौखिक आएगा उसके बाद आप देखेंगे सब सवाल आ जाए। मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने पेन को x माना, पेंसिल को y माना, दोनों का जो 29 हो गया। यहाँ पेन को 10 माना, 10x प्लस 5y बराबर, कोई भी पद बराबर नहीं है तो मैंने क्या किया, बराबर करने के लिए मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो 5 यहाँ पे लेके चला, 5 दूनी 10। अब आप देखिए पूछना कैसे आ गया, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी आ जाएगा। अभी मुझे आ रहा है लेकिन अभी आपको नहीं आ रहा, ठीक है। 3 दूनी 7, 10x प्लस 5y बराबर 7। चिन्ह बदला मैंने, कैसे क्यों बदल दिए आप पूछ सकते, दिमाग में विचार चल रहे होंगे, आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बदले, क्या कारण था, 2 का गुणा से क्यों कर दिया, वो मैं अभी नहीं समझाना चाहता हूँ। बस जब आपको कौन सी विधि से मैं कर रहा हूँ, उसकी कितनी विधियाँ होती हैं हल करने की, वो सभी टॉपिक बात है। अभी मैं केवल समझना चाह रहा हूँ क्या करूँ, मुझे पता तो चले कि पेंसिल कितने की आई। 5 बड़ी से छोटी घट जाती, बड़ी का चिन्ह आ जाता है तो बड़ी है 5, 5 में से 1 गया तो बचा कितना y, माइनस 60 में से 8 गया तो कितना बचा -2, -2 से -2 कट गया, y बराबर 2 आगे y माने पेंसिल, पेंसिल 2 रुपए की पड़ी। अब आइए पेन के बारे में। 2 की वैल्यू आपने सीखना रखी जो सबसे छोटा दिखाई दे, तो 5x मूल है, 2y बराबर 29, 5x धन 2 गुणे 2, y की जगह वैल्यू क्या रखें 2 बराबर 29, फिर आएगा 5x, 2 दूनी 4 बराबर 29, 4 की साइड ले जाएंगे तो बढ़ जाएगा 5x बराबर 29 -4, 5x बराबर 25।
एक्स 5 की बार गुणा है तो एक्स की मान क्या आएगा 25/5 बराबर एक्स बराबर माने पेन आया हमारा 5 का। मैं यहाँ से छोटा सा मैंने लिख दिया था पहले जब सवाल बना रहा था, मैंने थोड़ा सा लिख लिया था ताकि क्योंकि सवाल कभी बनता है जब पहले से आपको उसको स्पष्ट इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए मान लेके चला जाता है सवाल। मतलब मैंने 2 विद्यार्थियों को भेज करके जो राम और श्याम थे, मैंने पेन और पेंसिल मंगाई क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई मैं बताना नहीं चाहता था आखिर क्या, तो मैंने पता चला 5 रुपये का पेन निकला और 2 रुपये की पेंसिल। कैसे कर लूँ? 25 2 दूनी 4 25 4 29 5 10 50 2 25 10 50 10 60 सही आया। तो मतलब समझ में आई कि व्यवहारिक रूप में इसका उपयोग कहाँ है? तो व्यवहारिक रूप में इसका उपयोग है जब किसी भी इस वाक्य में, किसी भी सवाल में, किसी भी समस्या में 2 अलग अलग अक्षर आ जाते हैं, 2 अलग अलग, एक एक्स दूसरा वाई, क्योंकि दोनों का मूल एक सा नहीं होगा। और ऐसी 2 स्थिति हो सेम, ऐसा नहीं कि पहले से 5 था इसमें 7 रुपये का हो गया फिर आप कहेंगे वही चीज सेम। तो ऐसी स्थिति में आपके सवाल का हल इस विधि से निकाला जा सकता है। इस विधि का उपयोग इस तरह के सवालों में होता है। अब हम आते हैं कि विधियाँ, आइए बात करते हैं कि इसको हल करने की विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। आप समझ गए होंगे। अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल को बोर्ड पर लिखा था उसको कॉपी करके अगर आप पॉज कर दिया करो, पॉज करने के बाद उसको फिर कॉपी कर लिया करो, कॉपी करने के बाद फिर उसको लिख लिया, तो मुझे विश्वास है इस तरह से आप कर लेंगे उसको। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कुछ इस तरह से, आइए बात करते हैं किस तरह क्या करना है, क्या इसकी व्यवस्था है, क्या इसका सिस्टम है। इसको देख करके इसको व्यवस्थित करके हम लोगों को काम करना है। आइए करते हैं। इसको हल करने की हमारी लिस्ट में 4 विधि। पहला होता है रैखिक समीकरण, जो कि है रैखिक तरीके से, मीन्स समीकरण को रेखा में बदल दें और रेखा जहां प्रतिच्छेद करती है या काटती है उस बिंदु को इस समीकरण का या इस सवाल का हल कहलाता है। दूसरी विधि होती है जिसे कहते हैं विलोपन। विलोपन जानते, विलोप कर देना, किसी एक पद को हटा देना, घटा देना, खत्म कर देना, समाप्त कर देना। अभी आप देख रहे हैं इसमें 2 पद होते हैं एक्स और वाई, फिर नीचे भी एक्स वाई होते हैं, तो दोनों में से किसी चाहे एक्स को चाहे वाई को, अभी आपने देखा था वाई को मैंने काट दिया, सॉरी एक्स को काट दिया, 10 आ गया था लेकिन आप वीडियो को पीछे घुमा के देख लेना आपको तब, उसमें मैंने एक्स के मान हटा करके वाई के पद का वैल्यू निकाली और फिर वाई के मान को लेकर के एक्स वाई की जगह रख करके फिर एक्स की वैल्यू निकाली, तो बिंदु आ गया दूसरा विलोपन। तीसरा उसका प्रतिस्थापन। चौथा होगा बजबंद। चार विधियों के द्वारा हम लोग करते हैं। आइए रैखिक मैं बता दूं, रैखिक माने जब किसी भी समीकरण को हम ग्राफ पर निरूपित करते हैं, दोनों समीकरण एक रेखा मिलती है और दोनों रेखाओं को जहाँ पर प्रतिच्छेद किया जाता है उसको कहते हैं उसका हल या उसके मान समीकरण। विलोपन में क्या होता है, एक्स वाई 2 चर है, 2 समीकरण, तो क्या तो किसी एक्स को बराबर करके हटा देना या वाई को बराबर करके हटा देना, इसको हम लोग कहते हैं क्या, विलोपन। प्रतिस्थापन, प्रति माने होता एक माने अगर कोई वैल्यू दे रखती 2x प्लस 3y बराबर 5, मैंने ऐसे मान लिया, मैंने कर दिया x प्लस y बराबर, ऐसे सवाल नहीं होता, ये गलत होता है। इसको सेट करना पड़ेगा, x को भी मानना पड़ेगा x बराबर 2 y बराबर 1, तब आप आएगा, पहले मानना पड़ेगा, टीचर मानेगा 2 दूनी 4 और 3 4 3 7, अब सेट कर 2 और 1 3, अब भी सेट कर, अब आपको उत्तर 2 आपका यही आंसर आपका जल्दी वहाँ हो जाए। तो इस तरह से सेट किया जाए। आइए टॉपिक वाइज, तो प्रतिस्थापन माना होता है कि एक किसी भी मान, जैसे मैंने कहा 2x प्लस 3y बराबर 7, मान इसी को हमने ले लिया, 2x इसको यहाँ पे ले जाएंगे, 7 माइनस 3y, x बराबर 7 माइनस 3y बटे 2, मतलब x की जगह हम y रख सकते हैं और फिर इस दूसरे पद में इसको उठा करके हमने रख दिया,
किसी एक पद, जो अभी बताएंगे सरल, चारों में से जो पॉइंट सरल होगा उस सरल में से सरल को निकालते हैं, कैसे निकालते हैं उसको, एक पद x बना लेते हैं, उस x को लेकर के x की जगह रखते हैं तो काय के रूप में आ जाएगा, बाई आ जाएंगे, तो फिर बाई के मान से निकाले, इसी का प्रतिस्थापन। तीसरा होता बजवंकन क्या कहलाता है, इसी मान को देखेंगे तो 3 1 7 और 3 ऐसा लिखा जाएगा। इसको मल्टीप्लिकेशन किया जाता, बीच में माइनस का चिन्ह हो जाता, तो बज गुणनखंड गुणाकरण, बज गुणन माने बज गुणन, बज माने तिरछे, गुणन विधि खंड, खंड नहीं होता, खंड माने भाव होता। इस बज गुणनखंड बज गुणन विधि कहलाती है, इस विधि का नाम है। तो विधियाँ आपकी 4 प्रकार की होती है, चारों प्रकार की विधियों की हम बात करेंगे ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझें। मुझे विश्वास है कि अभी आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। आप वीडियो में पॉज करके मैं थोड़ा सा दूसरे टॉपिक की ओर चलता हूँ। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं। टॉपिक क्या होता है, टेस्ट। टेस्टिंग क्या कहलाता है, आइए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल। पेंसिलिन का इंजेक्शन सुना होगा, पेंसिलिन का इंजेक्शन क्या होता है, हाईली एंटीबायोटिक कहलाता है। कवक होते हैं, जीवित कवक, जब उसे पानी के साथ मिला जाता है तो अलर्ट हो जाता है और बॉडी में जाकर के किसी न किसी रोग को ठीक कर देते हैं, जिनको पेंसिलिन का इंजेक्शन देने की जरूरत होती है। एक्चुअल इसको देने के पहले टेस्ट किया, टेस्ट कैसे किया जाता है, आपकी हाथ होता है, इस हैंड में इस पोजीशन में बहुत कम मात्रा है, 0.25 या 5 और 1 ml से बहुत कम मात्रा, हल्की सी जगह में लगा दिया जाता है टेस्टिंग करने से, और वहाँ पे एक मार्क बना दिया जाता है। इस तरह से पेन से डॉक्टर बना देते हैं, कहते हैं भाई आधा घंटे के लिए बैठ जाए, उनके लिए रहता है जिन्हें आपके इस इंजेक्शन को देने की आवश्यकता है। आध घंटे के लिए हमारा सामने वाला जो होता है व्यक्ति, जिसको पेंसिलिन दिया जा रहा है, वो बैठने के बाद फिर वो जांच करते हैं, सूजन तो नहीं आई, बुला तो नहीं पड़ा, लाल रेडनेस तो नहीं आई, कोई मतलब चेंजेस तो नहीं हुआ। अगर कोई भी चेंजेस हुआ है, इसका मतलब है कि वह पेंसिलिन का इंजेक्शन उस अमुक व्यक्ति को नुकसान करता है, तब उस व्यक्ति को पेंसिलिन का इंजेक्शन नहीं दिया जाता। और अगर नुकसान नहीं कर रहा है तो फिर उसको बाकायदा नब्ज में नस होती, तो वेन में उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, मन डाल दिया जाता है, वो फिर जाकर के जो आपको प्रॉब्लम उसको रिपीट कर देता है, ठीक कर देता है। उसी प्रकार से हमारे टेस्टिंग क्या करना है, हमारे 2 समीकरण होते हैं, A1x B1y A2x प्लस B2y बराबर। आप देखिए यहाँ पर A B C हमारे क्या है, चर राशियाँ, जैसे मैंने बता चुका कि पूरा A से लेकर के Z तक में हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, A B C पहले के, X Y Z लास्ट के। A वाले अचर या संख्याएं कहलाती हैं और लास्ट वालों को प्रतीकात्मक के रूप में हमारी चर संख्याएं कहलाती हैं। चर माने अननोन नंबर, हो सकता है इसमें चर का मान x का मान 10 निकले, किसी में 20 निकले, किसी में 2 निकले, किसी में 0 निकले, किसी में 1000 लाख निकले, उसका कोई गैर। हमने कहा हमारे शरीर में कितने बाल हैं, x, हम अननोन नंबर है, हम कह रहे जहाँ में कितने ज़्यादा पेड़ हैं, x, कितने तारे हैं ये पता तो है तारे कितने, लेकिन वो एक्चुअल अगर आप बात करेंगे तो नहीं गिन पाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी, जो वहाँ पे गिनने के बाद, काउंटिंग करने के बाद जो निकलता है वो सब जगह अलग अलग होता है, वह उसकी x की वैल्यू होती है i। A1x B1y बराबर C, A2x B2y बराबर C। अब इसको क्या करते हैं, हमने कहा कि देखिए इन्होंने पूरा जो टॉपिक माना युग्म समीकरण का, इन्होंने रैखिक समीकरण का, रैखिक क्यों किया, तो उसका कारण है कि इसको सबसे पहले रेखा में बदल के चलना। आपको रेखा की परिकल्पना दिमाग में रखनी है, ना कि समीकरण की। मतलब उसको रेखा में बदल करके रेखा से परिकल्पना रखनी है आगे, मतलब वो रेखा को लेकर समझाना चाहते। वो समीकरण को केवल हमने जो अभी बताया था एग्जाम्पल, हमने राम को भेजा और श्याम को भेजा, वो एक परिकल्पना थी, उस परिकल्पना से हम लेकर के एक हमने सवाल बनाया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को रेखा में मान करके सवाल करवा रहे हैं, रेखा को लेके चल रहे। तो आपको क्या बात है, हमने क्या किया, A1/A2
बराबर है B1 अपॉन B2। ये परिकल्पना, इस परिकल्पना को, परिकल्पना क्या है, बिल्कुल यथार्थ है, इसको परिकल्पना को यथार्थ में बदल दिया गया। और यथार्थ क्या रहा कि रेखा में बदले गए समीकरण के पहले हमें जांच करना कि क्या उसका हल होगा। हल होगा तो उसके x y के मान केवल 1 आएंगे या 1 से ज़्यादा आएंगे या फिर हल होगा ही नहीं। यह हम पहले टेस्ट मटेरियल से, टेस्टिंग कहलाती है इसको, इस टेस्टिंग मटेरियल से हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे किया, यहाँ पे 2 कंडीशन होगी, क्या होगी, A1 अपॉन A2 का मान या तो बराबर नहीं होगा B1 अपॉन B2, या फिर दूसरी कंडीशन होगी कि A1 अपॉन A2 का मान बराबर होगा B1 अपॉन B2। अब इसमें भी 2 कंडीशन होगी, मतलब इसमें बराबर नहीं होगा तो C बराबर होगा ना, उससे कोई मतलब नहीं। मेरी बात समझे, अगर A1 अपॉन A2 का मान बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 से तो एक परिकल्पना, एक हमने सोचा एक काम। अब अगर ये दोनों मान बराबर है तो इन दोनों मान के पास यहाँ पे फिर 2 कंडीशन होगी जो इस बोर्ड पर मैं बता रहा हूँ आपको, नीचे वाले को कर रहा हूँ, आपको नीचे वाले को करना क्या। अब B1 अपॉन B2 का मान बराबर होगा C1 अपॉन C2 के, और B1 अपॉन B2 का मान बराबर नहीं होगा C1 अपॉन C2। अगर हम बीजगणित के रूप में बोलते हैं, काय के रूप में, बीजगणित, बीजगणित के रूप में बोलते हैं तो एक हल, एक हल होगा, इसी को कहते हैं एक हल होगा। माने x की भी वैल्यू 1 आएगी और y की भी आएगी, इसी को आद्वितीय हल बोलते हैं। इसी हल को कहते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अब अगर ये कंडीशन है तो इसके कैसे होंगे बीजगणित के रूप में, अनंत हल होंगे। अगर हम निकाय की बात करते हैं कि कैसा निकाय होगा स्थिति, तो ये होगी संगत। संगत माने हाँ ठीक है, साथ में ठीक है, अच्छा इसको निकाय के रूप में जो लिखना है आप लोग, तो निकाय देगी संगत, माने यही हमें चाहिए था, वही में मिल रहा, मतलब ठीक मिल रहा। वीडियो की पोजीशन देख लें, अद्वितीय हल में निकाय संगत नहीं आ रहा है तो आप निकाय संगत नीचे देख लें। इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, अभी मैं दोबारा फिर लिखा दूंगा नीचे। अभी निकाय को छोड़ दीजिए, केवल बीजगणित के रूप लिख लीजिए, फिर उसके नीचे हम आपको लिखा देंगे अलग से। एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, इसको कहते हैं अनंत हल होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। अगर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि A1 अपॉन A2 का मान और B1 B2 को हल करते हैं, हल करने में या तो बराबर आएगा या बराबर नहीं आएगा। अगर बराबर आता है, कंडीशन दोनों है, अगर ये वाला मान इस वाले मान बराबर आता है तो फिर ये साइड चला जाएगा, तो फिर यहाँ पे 2 कंडीशन होंगी कि या तो फिर B1 अपॉन B2 का मान C1 अपॉन C2 के बराबर होगा, माने तीनों ही बराबर होंगे, तो ऐसे होगा अनंत हल। माने अनंत हल की कंडीशन होगी, जो कैसी होगी अभी मैं बताऊँ। और अगर B1 अपॉन B2 का मान बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो ऐसे में क्या होगा, कोई हल नहीं, माने उसका कोई भी हल नहीं होता। पहले आप इसको इतना बनाइए ताकि हमें नीचे देखने का मिल सके, क्योंकि मैं इसको बदलना चाहता हूँ अभी बार। देखिए जैसा कि आपको बताया था मैंने, इसको मैंने थोड़ा सा नीचे से ऊपर की ओर ले लिया है सब चीज़ को, तो आप पहले लिख भी चुके, लिख चुके तो ठीक है, तो उसी के नीचे चूँकि हमारे पास यहाँ समाप्त हो गया था तो मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैंने इसको ऊपर की ओर चिपका लिया है। अब आपको मैं बता सकता हूँ, तो बीजगणित के रूप में मैंने क्या कहा था, एक हल, या इसको कहेंगे अद्वितीय हल। जो हल है अद्वितीय, ठीक है, इसको कहेंगे अनंत हल हो, उसकी अनंत हो, इसको कहेंगे कोई हल, जैसे मैं पहले बता चुका। एम आई राइट। दूसरी कंडीशन क्या है, जब बीजगणित के रूप में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे रेखा, रेखिक, रेखा, रैखिक, रैखिक के बारे
प्रकार की बात करेंगे तो आपको बीजगणित की बात कर रहे हैं या रैखिक की बात करेंगे या आलेखी, आलेखी के बारे में बात करेंगे, आलेखन के बारे में बात करेंगे, आलेखीय निरूपण के बारे में बात करेंगे। तो निरूपण, आलेखीय निरूपण भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपका एक प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद एक प्रतिच्छेद, इसका क्या होता है, अनंत, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता, अनंत। एक रेखा, रेखा दूसरी रेखा का, और जो होगी समांतर रेखा। कंडीशन क्या होगी, अगर हम इसको बात करते हैं तो आपका जो चित्र रखा है इसका एक जगह प्रतिच्छेद करेगा, ये कंडीशन होगी। इसमें क्या रहेगा कि जो आपका ग्राफ है, ग्राफ पर आपके एक्स वाई अक्ष है, तो एक रेखा दिया कि उसी के ऊपर दूसरी रेखा भी लग जाए, मतलब मोटी होगी, मतलब एक रेखा तो आपकी यहाँ तक है तो एक रेखा इसके ऊपर भी आई, तो दोनों रेखाएं आपकी एक दूसरे के ऊपर होंगी। तीसरी कंडीशन जो आपको बताइए, सॉरी इसको आप यहाँ रखिए, सेम मैं कर रहा हूँ। इसमें आप रखेंगे, अगर आप ग्राफ की बात करेंगे ये चीज़ है, एक हल होगा, दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। इसमें कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, मतलब अनंत, एक रेखा यहाँ पे थी, एक रेखा एक ही। समांतर रेखाएं क्या कराती हैं, आपकी रेखाएं कैसी होंगी, दोनों एक से गुजर जाएंगी, वो कहीं भी स्पर्श नहीं करेंगी, इसी तरह कोई हल नहीं। भाई जब वो टच एक बार करेंगी तो एक हल, वो कहलाता है न्याय, मतलब एक्स पेन का भी मान एक ही आएगा और वाई पेन का भी मान एक ही आएगा। लेकिन कई कंडीशन हो सकती है कि एक्स का भी मान वही आ रहा, वाई का भी वही मान आ, तो ऐसे इसमें अनंत हल हो जाते हैं। मतलब मैं एग्जाम्पल पर एक्स प्लस वाई बराबर 2x प्लस दोगुना करेंगे, क्या कह रहा हूँ 2, 4y बराबर 5, दोगुना दोगुना दोगुना, तो इसके अनंत हल होंगे। आप कोई भी मान रखेंगे, दूसरा मान कुछ और निकलेगा, दूसरे मान के फिर कोई भी मान, तो इसके अनंत हल आ जाएंगे, क्योंकि इसकी जो रेखा है वह चर पे उसी की जाएगा। इस तरह कंडीशन है। मैंने पहले बता रखा है कि हमें रैखिक समीकरण के रूप में, मतलब रेखा के रूप में लेके चलना है, इस समीकरण को रेखा के रूप में लेकर के समझना है, ये बात आप समझ के चलिए। तो कैसे समझेंगे, आइए। तो पहले क्या होगा, एक प्रतिच्छेद बिंदु एक बार अनंत हल का कहलाता, एक रेखा दूसरी रेखा पर माने अनंत हल। इसमें क्या होता है, समांतर रेखाओं की कभी भी वो मिलती नहीं है, इसलिए कोई हल नहीं होता। अब अगर संगतता की बात करें, जो हमारा न्याय की बात करें, न्याय संगत, इसमें संगत निकाय जो होगा, निकाय संगत, निकाय इसमें भी होगा संगत। संगत माने हल निकल जाए, इसको निर्भर भी कहते हैं, निर्भर माने आश्रित, निर्भर भी कहते हैं। कैसे होता न्याय असंगत, निकाय असंगत क्यों होता है, क्योंकि इसका हल ही नहीं निकला। भाई वो हमने जो सोचा था वो असंगत है ही नहीं। मैंने क्या दिया, क्या कह दिया, इस क्वेश्चन में 3x प्लस 5y बराबर 20 और 2x प्लस 6y बराबर, क्या कोई ये मान हल होगा? इस सवाल सेट नहीं है, इसका तो हल आएगा ही। हल ही नहीं आएगा तो दोनों रेखाएं समांतर गुजरेंगी, उनसे उनका कोई मिलान होगा ही नहीं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, मतलब जो असंगत की बात करते हैं, सवाल एक पर डिपेंडेंट होना चाहिए और रेखाएं समांतर होंगी और उसका निशान असंगत होगा, क्योंकि वो तो फालतू में बात कर देगी, इसका अपना कोई समाधान नहीं था। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ थिंग्स आर नोटेड डाउन दिस वन ओनली। नाउ आई विल रिमाइंड इट, अगर a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर देखा जाए तो इसकी दो कंडीशन आएगी, या तो ये बराबर नहीं
बिंदु अगर रेखा के भाग और निकाय क्या होगा, संगत मानक वास्तु। अगर यह मान दोनों का बराबर है तो बराबर के बाद दो कंडीशन होंगी, एक तो या तो बराबर, तीसरा सी बराबर होगा या सी बराबर नहीं होगा। अब माय डियर मेरे पास कहेंगे सर इसके बाद आपने सी को नहीं लिखा, क्योंकि इसमें सी का कोई महत्व नहीं है, चाहे वो बराबर हो चाहे बराबर ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आप जानिए अगर सी बराबर हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं। तो अगर बराबर होगा तो अनंत हल होगी, बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा। अनंत हल का एक रेखा दूसरी रेखा पर निर्भर होती है, आश्रित होती है, तो ऐसे स्थिति में इसका निकाय संगत निर्भर या आश्रित वाला आता है। और जब V1/V2 का मान C1/C2 के बराबर नहीं है तो इसका कोई न हल होगा और रेखाएं कैसी होंगी, दोनों समांतर होंगी, एक साथ दोनों गुजर जाएंगी। इस तरह से हमारा निकाल किया जाता है, जो मैं आपको टॉपिक में पढ़ाना चाहता हूँ। इस चीज़ को बारीक से नोट डाउन कर लीजिए। बीजगणित रूप में कहा जाता है एक हल, अनंत हल कोई हल नहीं। रेखीय आलेखन विधि रेखिक में कहा जाता है प्रतिच्छेद बिंदु एक रेखा दूसरी रेखा पर आश्रित या निर्भर या समांतर रेखा जो आपको इस चित्र में दिखाई पड़े। संगतता में निकाय संगत है क्योंकि सही में हल आया, निकाय संगत है निर्भर है क्योंकि आपके अनंत हल आए। इसमें निकाय संगत नहीं क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। इसको डाउन कर लीजिए, तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए कुछ हम एग्जाम्पल कराना चाहेंगे ताकि आपको जो हमें भी सूत्र होता है तो उस पर आधारित हो। फिर हम रैखिक समीकरण में करेंगे, फिर विलोपन, प्रतिस्थापन, बंजगुणन और फिर लास्ट में हम करेंगे साध्विक पुष्टि, या हम जिसे कहते हैं मान लो आपकी प्रभावी पुष्टि, तो लास्ट में। तो बात आई रैखिक समीकरण 4x - 5y - 12 इस समीकरण को मैं अपने क्रम से बदलूंगा। हम इसको हल करना चाहता हूँ। समीकरण क्या है, एक क्रम से नहीं है, वो भी क्रम से नहीं कि निकाय संगत है असंगत। संगत कब होंगे, जब A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर ना हो, या अगर बराबर हो तो फिर C1/C2 का भी मान बराबर हो, तो वो निकाय संगत है। आइए बात करते हैं। 4x - 5y - 12 बराबर क्रम से लगाएंगे। 4x - 5y बराबर हमारा एक क्रम आ जाए जिसका हम उसको पसंद करते थे, या हमें एडजस्ट करना चाहिए। 10y + 20 बराबर 8x। 8x का मान हमेशा धनात्मक होना चाहिए, इसको यहाँ पे ले जाइए। तो 20 बराबर 8x - 10y क्रम से लिखेंगे। 8x - 10y बराबर 20। अगर आपको हल करना होता तो किसी न किसी समीकरण से आप लोग इससे 2 का भाग जा सकता था, इसमें किसी का कॉमन भाग नहीं जाता, 2 का भाग 4x आ जाता, -5y आ जाता, बराबर 10। अब 2 समीकरण हमारे आ गए। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, संगत के लिए A1/A2 का मान क्या बराबर या नहीं बराबर है B1/B2। सबसे इसको पहले लेके चलता है, यही से हमें सबसे पहले स्पष्ट होता कि किस साइड जाए। A1 का मान पता है, आपकी तुलना करने पर AX - BY बराबर C1। इसका होगा A1 का मान 4, B1 का मान -5 और C1 का मान 12। उसी की तरह तुलना करने पर आ जाएगा 8x। तो आप कहेंगे A1 का कितना होगा 4, A2 का कितना होगा 8 -5 -5। आप काट के देखिए क्या बराबर है, 4 एकम 4, 4 माइनस से माइनस करने में 5 × 1/2 का मान बराबर है 1। बहुत बढ़िया, ये मान बराबर आ गया। अब बराबर आ गया तब क्या करना पड़ेगा, क्या B1/B2 बराबर है C1/C2। अब इसको करेंगे, B1/B2 का मान क्या है, B1 का कितना है -1 बटे -10 बराबर यहाँ क्या आया था 12 बटे 0 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10
4 दिए 12, 4 पंचे 20, क्या आ गया 1/2 का मान बराबर नहीं है 4/5। मतलब कंडीशन क्या आई, स्थिति क्या आई, स्थिति जे आई A1/A2 का मान बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। समझ में आता है? पहले हमने कहा था अगर ये मान बराबर नहीं आता, ये मान आ जाता है बराबर नहीं है तो हल आपका यही आ जाता है। इसको हम आदमी हल एक हल कह देते हैं, या रैखिक एवं बिंदु या हम कहते हैं संगत है न्याय। अब अगर मान लो कंडीशन क्या है, इसका मतलब कहलाए कंडीशन का होती कोई हल नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा निकाय संगत या अमान्य होता संगत अमान्य। आप जानते हैं अज्ञान ज्ञान नहीं है तो आ शब्द क्या नहीं के बिंदु तक होता है, तो आप ये जानेंगे निकाय संगत नहीं है, नहीं शब्द को आगे असंगत। इसी प्रकार से पूछा था कि क्या निकाय संगत है या असंगत है, कृपया मुझे इसको आप पढ़ लें ताकि आप स्पष्ट कर सकें कि किस तरह से सवाल निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखाओं 2x + ky बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 की आदुति हल। आदुति माने एक हल। एक हल की कंडीशन क्या है, जब A1/A2 का मान बराबर ना हो B1/B2, तो उस दौरान पे क्या है के मान क्या है, इस कंडीशन में क्या है आदुतीय क्या कंडीशन होगी, A1/A2 का मान बराबर नहीं होगा B1/B2। A1 का मान क्या है 2, A2 का मान क्या है 2। तुलना कर सकते हैं आप, उसको इस सवाल को अच्छी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2x + ky बराबर 1 की तुलना A1x + B1y बराबर C1 से करने पर तब क्या जाएगा, A1 बराबर 2, B1 बराबर 1 और C1 बराबर 1, 3 तुलना। उसी प्रकार दूसरे को कर देंगे, उसी प्रकार करने पर क्या जाएगा, A2 बराबर होता जाएगा 3, B2 बराबर आ जाएगा -5 और C2 बराबर आ जाएगा। आगे चलेंगे, आगे क्या करना है हमको, A1 कंडीशन क्या है, आदुति हालत A1/A2 का मान बराबर नहीं होगा B1/B2। A1/A2 का मान क्या है, A1 का मान है आपका 2, इसी के नीचे करना है। यहाँ मान लिखता है 3, बराबर ना हो जी मान किसके, के -5, के की वैल्यू निकालनी है, इसको यहाँ पे लाइए, 2 × -5 3 = k = 5 × 10। के का मान बराबर ना हो 10/3, के का मान बराबर ना हो -10/3 के, तो आपका होगा अद्वितीय हल, माने एक हल। अगर यह मान 10/3 के बराबर हो जाएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा या फिर अनंत हल। तो इस बात को स्पष्ट करता है, इसमें बराबर नहीं का साइन है। एम आई राइट, मैं आपको इसको बता दे रहा हूँ, इसको बराबर नहीं का साइन आता है जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, बाकी सब में सवाल आता है। इसी टॉपिक के साथ हम लोग चलते हैं आगे की अगले टॉपिक जो हम कहते हैं रैखिक समीकरण के लिए। ठीक है, देखा मैंने 2 हिंट इसलिए दी कि सवाल कैसे किए जाते हैं, क्योंकि मैं प्रश्नावली में सवाल आप कराऊंगा तो आपको सभी सवाल आप नष्ट होंगे। अब रैखिक समीकरण का एक एग्जाम्पल लेके अपन निकालेंगे कि आखिर रैखिक समीकरण का हल कैसे निकले। आइए नेक्स्ट सवाल है रैखिक विधि से सवाल को हल। कितने स्टेप होते हैं रैखिक विधि, विधियाँ 4 थी, पहली विधि का प्रयोग हम आपको करना बता रहे, फिर आपके सवाल में सब चीज़ का सॉल्यूशन हो जाएगा। रैखिक विधि से
सवाल कैसे हल किया जाए? आपको प्रत्येक समीकरण का दो बिंदु किसी भी रेखा को खींचेंगे, आपको उसको ज्ञात है, इसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ता है। ग्राफ पर हम लोग मान को अंकित करते हैं। अंकित करना मैंने आपको बताया था, जब आवश्यकता पड़ने पर ग्राफ पर अंकित किए गए मान जो होते हैं वो क्रमशः 1, 2, 3, 4 में होते हैं, ये प्लस के होते हैं, ये माइनस में होते हैं। इसको आपको एक्स डैश और एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई डैश कहते हैं। ये भी मान 1, 2, 3, 4, 5 प्लस में होते हैं, ये मान माइनस में होते हैं। आपको याद है इस बिंदु जहाँ पर एक्स और वाई की दोनों रेखाएं मिलती हैं उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इस टॉपिक में दिखाई देगा। ठीक है, आपने क्या किया, अब इस पर किसी भी रेखा खींचने के लिए हमें दो जोड़े बिंदु चाहिए पड़ते। अगर हम किसी भी चीज़ की बात करेंगे, जैसे इस बिंदु की बात करेंगे जिसका एक एड्रेसिंग होगी, पहला मान एक्स और दूसरा मान वाई। अगर हम ये बिंदु की बात करेंगे तो इसकी भी कोई बिंदु होगी x2, x1 मान लीजिए और y, तब हम एक रेखा खींच जाए। एक रेखा को खींचने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात एक समीकरण से कम दो मान निकालने, दो जोड़ा माने x का मान y का मान निकालने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ भी x और y का मान निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि किसी भी ग्राफ विधि जिस पर एक्स वाई के दो अक्ष होते हैं उस पर किसी भी रेखा के निरूपण करने के लिए कम से कम दो जोड़ा एक्स वाई का जोड़ा, दो जोड़े बिंदु की आवश्यकता पड़ती है। आइए कैसे निकालते हैं बिंदु, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। ये हमने आइडिया आपके रूप में बता दिया ताकि आपको समझ में आ गई, इसको आपको लिखना नहीं था, ये हमने आइडिया भी नहीं। आइए इसको पहले समीकरण मैंने लिखा, एक इसको लिखा, समीकरण एक्स प्लस वाई। आपको इस बात का ध्यान देना कि एक्स अक्ष के आगे और वाई अक्ष के आगे कोई ना कोई अचर राशि होगी, यानी हम कुछ समझाएंगे। वह संख्या आपको लेना है जिसका भाग आसानी से चला जाए, मतलब 3 का भाग जाने में दशमलव आता है, 2 का भाग आसानी से चला जाता है, 5 का भाग आसानी से चला जाता है, पहले तो 1 का दशम में चला जाता है, 2 का आसानी से जाएगा, 3 का कठिनाई से, 4 का आसानी से जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का कठिनाई वाला होगा, 8 का आराम से जाएगा, 9 का आराम का थोड़ा कठिनाई हो सकता है। तो आपको सरल चीज़ ढूंढनी, वो आपको समझना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो मान, एक्स के आगे भी मान है 1 है, वाई के आगे भी मान 1 है। आप अपनी इच्छा से कुछ भी दें। हमें मान के लिए सबसे पहले इस प्रकार से ग्राफ बनाना पड़ेगा। कम से कम इसमें एक्स और वाई के दो मान होंगे, एक्स और वाई के दो जोड़ा मान माने 4, 2 2 4 मान कहलाते, 2 एक्स के 2 वाई के माने 2 जोड़ा एक्स वाई के। इसमें क्या करते हैं, दिए गए समीकरण में अपनी इच्छा से, दिए गए समीकरण में अपनी इच्छा से x का मान या y का मान रखते हैं। अगर आप x का मान इच्छा से रखेंगे तो y का मान स्वतः प्राप्त हो जाएगा, या y का रखेंगे तो x का प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से एक जोड़ा बन के तैयार हो जाता है। लेकिन जो ग्राफ की रेंज के ही मान होना चाहिए। ग्राफ पहले समझ लें कि ग्राफ में x की वैल्यू कहाँ तक गई है, 7 8 तक प्लस में, y की वैल्यू माइनस में 7 8 गई है, x की वैल्यू, y की वैल्यू प्लस में 10 तक गई है, y की वैल्यू माइनस में 10 तक गई है। तो ये कहलाती है आपकी रेंज कि 7 8 और 10 तक के ही आप मान ले सकते हैं, इससे बड़े मान को आपको नहीं लेना है, न जाना। आइए कैसे मान, s की वैल्यू, s की वैल्यू को हम पीछे पहुँचाने का प्रयास करें। y पर 5 जे बन के तैयार हो, इसका एक रूप हमारे पास निकल। अब क्या करेंगे, x का कोई भी मान मानेंगे, यहाँ रखेंगे तो y का मान प्राप्त हुआ। मौखिक रखो, पहले सबसे पहले लेके तो नहीं करते, मौखिक करते, जिससे स्टडी का जाए। 1 रखा तो 5 में से किया 4, ठीक है, तो x का मान 1 रखा, देखेंगे x बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखना, ठीक है। रखें y बराबर 5 माइनस 1, y बराबर 5 से गया तो कितना बचा 4, ठीक है। अब हमने लिखा y का मान क्या रखा, अब हम दोबारा रखेंगे, दोबारा x का मान रख दिया,
x बराबर 2 रख के देखना, 2 आ जाएगा तो 5 में 2 जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि सिंपल चीज़ है, क्योंकि दोनों के मान एक ही है। x बराबर 2 रखने पर ठीक है, x बराबर 2 रखें तैयार आपको। हमने क्या मान रखा, आइए रख के देखते हैं। समीकरण क्या था, y बराबर 5 माइनस x का मान रखना है आपको क्या, 2 रखा, 2 रखेंगे तो क्या जाएगा 5 माइनस 2, y बराबर 3। विद्यार्थियों को जो डाउट रहता है कि यहाँ पे मान कौन से, तो यहाँ पे बेटा मान आपको अपनी इच्छा से लेने, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है अगर कोई भी समीकरण इस तरह आ जाए 3x प्लस 2y बराबर 5। अब आपका एक आपने दरार मान लिया है, यहाँ पर एस वाई ले लिया है। अब आपको मान क्या मानना है, तो आप देखिए 3 का भाग कठिन होता है, 2 का भाग आसान होता है, तो जिसका भाग आसान है उसको यहीं पर रहने दो, दूसरे को जिसका भाग कठिन होता है उसको दूसरे पक्ष में भेज दो, जिसका आसान होता है उसको वहीं रहने दो। 2y बराबर 5, 3x जाएगा तो आ जाएगा 3x, y के साथ 2 का गुणा है तो y बराबर 5 माइनस 3x ये बनती है। अब अपनी इच्छा से रखेंगे एक रखा, 3 में कम 3 और 5 में से 3 क्या कितना बचा 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 2 एक हम लोग बहुत आसानी से निकल और वेरी गुड। तो आपने रखा x बराबर 1 रखा। एक एग्जाम्पल बताऊँ, उसको लिखना नहीं है, इसको एक एग्जाम्पल बताऊँ रखने पर करेंगे y बराबर 5 माइनस 3 गुणन 1/2, 5 माइनस 3/2 बराबर 2/2 कट के निकालना। एक मान रखा था हमने, कौन सा रखा था, 1 रखा था इसका 1। ठीक, अब हमें एक और चाहिए, तो मैंने कहा मौखिक रख के देखिए, मौखिक रखिए, चलिए 2 रखते हैं, 3 दूनी 6, माइनस 6 से 5 गया माइनस 1, 1/2 काम नहीं। 1 रख के देखो, 0 रखें, 0 रखने पर पूरा पर 0 हो जाएगा तो 5/2 आ जाएगा, काम नहीं बना। अब माइनस का 1 रख के देखिए, तो -1 रखेंगे तो -1 गुणे -1 बराबर प्लस, तो 3 एकम 3 5 3 8 8 में 2 गया तो 4 आसानी से मान लिया। मैं वो मान छाटेंगे जो मान रखने पर मौखिक जिसका उत्तर आ जाता है उसी को फिर हम लिखित करते हैं। आप पहले समीकरण को इस रूप में बदल लें। आइए x बराबर -1 रखने रखें बेटा। आइए y इक्वल टू 5 माइनस 3 गुणे 1/2। अब माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3/2 8/2 4। मैंने क्या बताया, हमें किसी भी चीज के मान दशमलव में नहीं चाहिए। आप ऐसा मत रख देंगे जैसे 1 रख दिया तो 5 में से 3 गया, 0 रख दिया तो 5 बचा, 5/2 किया तो 1, वो थोड़ा टिपिकल होगा आपके लिए, उसका भी है लेकिन टिपिकल होगा। मान जो आप रेखा प्रतिच्छेद करेंगी वो फिर ठीक ढंग से नहीं कर पाती और ऐसे में क्या हो जाती, गलती हो जाती। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको पहले इसको स्पष्ट करना है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, हमारे 2 मान इसके आ चुके थे। अब आवश्यकता थी दिए गए दूसरे समीकरण, इससे मैंने कहा इससे कोई लिखना नहीं, इसको मैंने समझाने का प्रयास किया था। वीडियो को पोस्ट करके रिवाइंड करके आप इसको समझ सकते हैं। ये मेरा आपसे निर्णयात्मक वादा है कि आप इसको ऐसा कर सकते हैं। दूसरा मान आप लेंगे, एक आ गया था, दूसरा समीकरण था 2x प्लस y बराबर 8। y के आगे 1 है जो सरल है, उसको वहीं छोड़ दो तो y को रहने दो, भाग आसान होगा। 2x को ले जाएंगे तो 8 पहले आएगा, 8 माइनस 2x। y के आगे 1 है, 1 का भाग जाता नहीं, 1 का भाग जाने पर वही आ जाता है। अब आप मान रख सकते हैं, आप इसको बनाइए अपने यहाँ पर इस तरह से x 0 रखेंगे 8 आ जाएगा, बड़ा मान जाएगा। 1 रखेंगे 8 में से 2 गया तो 6 आ जाएगा, छोड़ 2 रखो, 2 दूनी 4 बस x बराबर 2 रखेंगे, y बराबर 8 माइनस 2 गुणे 2, 8 माइनस 2 गुणे निकला है 4, 8 में से 4 गया 4 आ गया कि नहीं मान। अब हमें केवल इस
जिस वक्त हम विधि से इन मानों को, दो मानों को निकालने के लिए ही कर रहे हैं, इस बात को आप समझिए। अब दूसरी वस्तु क्या आ गई, अब क्या आ गई, हम 3 रख के देखे, 3 दूनी 6, 8 में से 6 क्या 2, 3 है, 3 का x बराबर 3 रखें, y बराबर 8 माइनस 2x बराबर 8 माइनस 2 गुणा 3, 8 माइनस 6 बराबर 6 के मान आपने रखा। इस तरह से पहले समीकरण से हमने इतना मान आपने प्राप्त कर लिया, इसको एक साइड लिखेंगे। दूसरे समीकरण से आपने इतना मान कर लिया, दोनों को प्लीज नोट डाउन कर लो ताकि आया फिर अगला स्टेप हमारा नोट डाउन करो। क्या कर देखिए ऐसा है, अब नोटिस करिएगा कि इसमें कैसे क्या होता है। तो अब पहले अपन लोग कर चुके थे सवाल को, अब कोई सिंपल ग्राफ पे निरूपण करना है। x की वैल्यू 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। ग्राफ पे आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ग्राफ कॉपी में प्रत्येक छोटी छोटी जो लाइन होती है वो प्रत्येक 1 सेंटीमीटर की होती है। 1 बाई 1 का कॉलम होता है, ये आपको ज्ञात है। उसके बीच में छोटी लाइन पड़ी होगी, मीडियम छोटी, मतलब 3 प्रकार की लाइन होगी। एक ग्राफ में सबसे मोटी लाइन होती है, आपको बता ये बात, सबसे मोटी वाली लाइन ये रहती है वाई से, मतलब भेज के ग्राफ की बात करें। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती दूसरी वाली आपकी मोटी लाइन, इसके अंदर भी होगी बहुत छोटी छोटी लाइन। इस तरह से लाइन पड़ी होगी। तो आपको बता दें इस तरह से ग्राफ का एक खंड होता है, ये सबसे मोटी लाइन होती है जिसे 1 सेंटीमीटर कहते हैं। ये होती है हमारे 0.555 खाने पर होती है, और जो छोटी वाली जो लाइन भरी रहती है वो होती है 1 मिलीमीटर की लाइन। अब आपको करना क्या है, एक एक्स अक्ष पर एक कहाँ पे धनात्मक, वाई अक्ष पे जहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसी लाइन जुड़ी होगी नीचे लाइन, तो दोनों लाइन जहाँ जुड़ी होगी वहाँ पर उसको पीछे बिंदु करते हैं। ठीक, एक्स का मान 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और वाई का मान कितना है, यहाँ पे है 3, हमारे राइट। दोनों आपकी गुजरी होगी, दोनों बिंदु को कर दें और दोनों को मिलाते हुए फिर से बहुत बारीक से एक रेखा इस तरह से आप डालें। दूसरा क्या है, एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई का मान कितना था 4, एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई का मान क्या था 2, एम आई राइट। बात समझ में आ रही, एक्स की वैल्यू 2 थी तो वाई का मान कितना था 4, एक्स की वैल्यू 3 थी तो वाई का मान कितना था आपका 2 था। तो ये वैल्यू आपकी इस तरह से ऐसी है। आइए बात करते हैं, देखिए पहले मैं बता चुका था x का 1, y का 4 यहाँ पे है, x का 2, y का 3 आपका यहाँ पे है। ये पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया, इसको मिला के रेखा खींच दी। अब x का 2, y का 4 ऊपर है, x का 3, y का 2 0 है, इसको मिलाते हुए हम रेखा खींचेंगे। सॉरी इस तरह से थोड़ा सा है, क्योंकि सबसे बेस्ट जो निर्माण होगा या तो वो कायम होगा आपकी कापी पे, ग्राफ कापी पे होगा। अगर आपकी ग्राफ कापी नहीं है तो आपको क्या करना है कि अपने फिट का जो 12 सेंटीमीटर स्केल होता है उस स्केल को प्रत्येक खंड में इस तरह कर दें ताकि वो एक खंड को 1 सेंटीमीटर मान के कर सके। सबसे बेस्ट ग्राफ है, ग्राफ पे करना होगा, मैं ग्राफ को इसी में ऐड कर दूंगा। ग्राफ में 2 4 5 के सवाल है, उन सभी सवालों को मैं एक साथ ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों को आ जाए। एक ग्राफ भी ग्राफ का बनाते रहेंगे, ग्राफ को आप देख करके समझ सकते हैं। या इसी में मैं क्या करूँगा, एक टॉपिक में थोड़ा सा ग्राफ का यूज़ करके मैं जोड़ दूँगा ताकि आपको स्पष्ट आ सके। मैं डाल कहीं ना कहीं। तो आपने क्या देखा, इस समीकरण जो पहले वाला समीकरण था उस पर आप लिखेंगे क्या समीकरण था, एक्स प्लस वाई बराबर शायद 5 था, या हम चूँकि मौखिक दिया था सवाल 2x प्लस वाई बराबर 8, आप इसमें लिख देंगे अनंत। तो दोनों रेखाएं जो होगी वो कहाँ प्रतिच्छेद किया है, नोटिस कर लीजिएगा, वो प्रतिच्छेद किया है 3 2, माने x के 3 पर और y के 2 पर, x के 3 पर और y के 2, दोनों रेखाएं में हमारे x के 3 पर और 2 के y पर आपके प्रतिच्छेद किया है। इसी को कहते हैं हम लोग इसका एक हल, आकृति हल या एक हल। अतः x की जो वैल्यू होगी x बराबर हमारा होगा 3 और y बराबर होगा
इसको हमने किसी विधि का प्रयोग नहीं किया, इसको हमने विलोपन किया। विलोपन थोड़ी कठिन होती है और औसतन 6 नंबर में भी सवाल आता है इसका, मतलब 4 या 6 नंबर का सवाल होता है। 2-3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है समीकरण को एक दूसरे समीकरण में बदलना जिसमें हम लोग सिंगल वैल्यू निकाल सकें, पहला स्टेप। एस को भी दोनों समीकरण, फिर दोनों समीकरण से 2-2 बिंदु हमारे मान के निकाल सकें, दूसरा स्टेप कहलाता है, इसलिए 2 नंबर का जी कहलाता है, 4 नंबर हो गए। और 2 नंबर में फिलहाल का निपुण होता है, जिस प्रकार 6 नंबर का सवाल उसमें होता है। मुझे विश्वास है कि आपने उसको समझा होगा। कल फिर हम जब सवाल को प्रश्नावली चालू करेंगे उसमें जो सवाल आ जाएंगे वो सवाल बनाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें उस प्रश्नावली में कोई भी वार्तिक क्वेश्चन है तो मैं उसको किसी भी स्थिति में नहीं कराऊंगा। सभी वार्तिक क्वेश्चन को सबसे लास्ट में कराएंगे, वो सभी प्रश्नावली के वार्तिक क्वेश्चन होंगे। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान से करें। थैंक यू वेरी मच। आज आपका दिन शुभ हो, बेहतर ढंग से मेहनत के साथ, शक्ति सामर्थ्य के साथ पढ़ाई कीजिएगा, अच्छी नॉलेज ज्ञान कीजिएगा, अच्छा व्यवहारिक ज्ञान लाइएगा। थैंक यू वेरी मच।